क्या राष्ट्र प्रथम की पॉलिसी पर नेहरू की पॉलिसी गलत थी? क्या नेहरू के लिए देश से बड़ा उनका व्यक्तिगत एजेंडा था? कश्मीर को लेकर नेहरू की नीति पर एक बार फिर बीजेपी ने सवाल उठाए। नेहरू के जन्म दिवस के मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सवाल खड़े किए। रिजिजू ने नेहरू के कश्मीर पर 5 भूल को लेकर 27 अक्टूबर को भी एक लेख लिखा था। अब किरण रिजिजू ने दूसरा लेख लिखा है। अपने लेख में नेहरू के भाषण, उनकी चिट्ठियों का जिक्र किया है। रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा है कि नेहरू ने कश्मीर के भारत में विलय में देरी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। नेहरू ने हरि सिंह के भारत में कश्मीर विलय के प्रस्ताव को 3 बार खारिज किया। नेहरू की पहले दोस्त बाद में इंडिया वाली कश्मीर नीति के दुखद परिणाम हुए, जिसकी कीमत भारत को 7 दशकों तक चुकानी पड़ी। नेहरू पर हमला करते हुए रिजिजू ने नेहरू की किन 5 गलतियों का जिक्र किया, उसके बारे में आपको पहले बता दें। रिजिजू ने इन गलतियों के साथ नेहरू के भाषण और उनकी लिखी चिट्ठियों का हवाला दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के हमले के दौरान भी नेहरू का अपना एजेंडे पर जोर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू की प्राथमिकता व्यक्तिगत एजेंडा रहा। कश्मीर के विलय पर पहले नेहरू राजी नहीं हुए और जब राजी भी हुए तो नेहरू ने नई शर्त रख दी। हरि सिंह के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था। नेहरू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। रिजिजू ने आरोप लगाया कि नेहरू ने कश्मीर विलय पर हरि सिंह का रास्ता रोका। हरि सिंह ने एक बार नहीं 3 बार कश्मीर के विलय का प्रस्ताव दिया। नेहरू विलय की जगह स्थानीय प्रशासन में बदलाव चाहते थे। रिजिजू ने अपने लेख में नेहरू के 1952 के संसद का भाषण का जिक्र किया। वहीं 1947 में कश्मीर के विलय को लेकर नेहरू के संसद में दिए बयान का भी ब्यौरा दिया। नेहरू के तत्कालीन कश्मीर के प्रधानमंत्री MC महाजन को लिखे पत्र का भी जिक्र है। बीजेपी कश्मीर को लेकर नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रही, तो नेहरू का जन्मदिन यानी बाल दिवस नहीं मनाने पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर हमला बोला। तो बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा हो पंडित नेहरू की तरह। और दूसरा चाचा नेहरू कहते थे उसको, क्यों कहते थे उस जमाने के अंदर। अब जो वर्तमान सरकार ने, मुझे ऐतराज है इस बात का कि आप अमृत महोत्सव मना रहे हो देश का, फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री को याद ही नहीं करेंगे। जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उनको याद तो करो, जिससे कि नई पीढ़ी कुछ सीखे, समझे और कुछ ग्रहण करे। अशोक गहलोत कह रहे हैं नई पीढ़ी को कुछ सीखना चाहिए और उसके लिए नेहरू जी को याद किया जाना चाहिए। राष्ट्रवाद में भी आज हम नेहरू जी को याद कर रहे हैं, लेकिन जो आरोप बीजेपी लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या नेहरू की गलतियों की वजह से आज 7 दशक बाद देश को कश्मीर, बॉर्डर के इलाके, POK को लेकर जो स्थितियां हैं उससे जूझना पड़ रहा है। और इसलिए राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि राष्ट्र प्रथम पॉलिसी पर क्या नेहरू सचमुच गुनाहगार है? क्या नेहरू के लिए देश से बड़ा व्यक्तिगत एजेंडा था? कश्मीर पर नेहरू ने हरि सिंह को अंधेरे में रखा। POK नेहरू की गलती, क्या मोदी उसे वापस ला पाए? चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार, जाने माने इतिहासकार, जुड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर मक्खन लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इतिहासकार हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कपिल जी, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं नेहरू जी को याद किया जाना चाहिए, देश को सीखना चाहिए, लेकिन बीजेपी जिस तरह से आज याद कर रही है और जो बातें उठा रही है, क्या नेहरू के व्यक्तिगत एजेंडे, उनकी दोस्ती के चक्कर में कश्मीर या POK जो भारत के साथ हो सकता था वो चला गया? देखिए, मैं सबसे पहली बात एक ये कहूंगा कि दोनों से हटके, गहलोत जी से भी और बीजेपी से भी, कि सबसे पहली बात ये देखें कि 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो युवा को नहीं बताई जाती। पहली चीज ये कि जितनी रियासतें थी, ये 562, 63, ये सारी रियासतें भारत का हिस्सा थी। ये कोई स्वतंत्र राज्य नहीं थे, ये ब्रिटिश एम्पायर की इंडियन प्रिंसली स्टेट्स कहलाती थी ये। तो इसलिए, और दूसरे इंडियन प्रोविंसेस थे। तो ये अंग्रेजों की जो नीति थी कि उन्होंने तो भारत को 2 टुकड़ों में नहीं, उन्होंने 564 टुकड़ों में भारत को बांटा था। इनको सबको आजाद देश बता करके आजाद देश कर दिया। दूसरी चीज यहां पे ये ध्यान दें कि ट्रेवंकोर और कश्मीर, ये 2 ऐसे वो थे
जिनको जियोपॉलिटिक कारणों की वजह से अंग्रेज अपने पास रखना चाहते थे कि ट्रेवंकोर से वो नीचे जो हिंद महासागर है उसे कंट्रोल करेंगे और कश्मीर से ये लोग कंट्रोल करेंगे सेंट्रल एशिया को। अब सवाल आता है गलतियों का। देखिए, गलती वो होती है जो अनजाने में होती है, लेकिन अगर अंग्रेजों की ये नीति थी और माउंटबेटन उस नीति को करने वाले थे और उस माउंटबेटन को नेहरू ने भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया। जिन अंग्रेजों ने भारत के ऊपर 170 साल तक क्या नहीं किया भारत के साथ में, उसके आखिरी प्रतिनिधि को आपने भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया। और माउंटबेटन एक दिन के लिए कश्मीर जाते हैं हरि सिंह से मिलने, और वो कहते हैं, उनके दिमाग में बिठाया जाता है कि एक स्विट्जरलैंड टाइप का आप एक देश बना लीजिए, इंडिपेंडेंट रहिएगा, किसी भी उसको यूनियन को आप ज्वाइन मत करिए। उसके बाद में जब पटेल ले आते हैं यूनियन ज्वाइन करने का वो पूरा एक्सेशन का डॉक्यूमेंट, तो उसके ऊपर माउंटबेटन अपने हाथ से लिखते हैं ये टेम्परेरी है, कि वहां पे वो जनगणना कराई जाएगी तब वो होगा, और नेहरू उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर आप जनरल मैनेक्शा का वृत्तांत पढ़िए तो पटेल जब इसको नेहरू के पास लेके आते हैं तो नेहरू फिर हम यूएन जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो पटेल ने कहा मिस्टर नेहरू, डू यू वांट टू लूज कश्मीर? नेहरू चुप कर जाते हैं, और तब पटेल मैनेक्शा से कहते हैं हियर आर द ऑर्डर्स। वो आर्मी को पहले ही अपना पालम एयरपोर्ट पे और इन पे दोनों पे सफदरजंग पे खड़ा कर गए थे, जिसको मूव कराया है। उसके बाद में आप नेहरू को देखिए कि पहली मीटिंग में ही कैबिनेट की पटेल ये प्रस्ताव रखते हैं कि जिन दर्रों से कबायली घुस रहे हैं और पाकिस्तानी सेना आ रही है, इनको हम एयरफोर्स से बम्बार्ड करा के इनका रास्ता रोकते हैं। नेहरू इनको ओवर रूल करते हैं, और उसके बाद में कश्मीर अपने हाथ में लेके चलते हैं। और हम सब ये जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, अब तो सर्वविदित है कि जब ये सेना ने हमारी ये कहा कि जब तक इनको हम कश्मीर से बाहर ना निकाल दें तब तक कोई युद्ध विराम नहीं किया जाना चाहिए। उसके बावजूद नेहरू ने वो युद्ध विराम किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको फोन किया, 48 दिसंबर की बात है, जनवरी की, दिसंबर के आखिर की, और लेडी माउंटबेटन की बेटी लिखती है एडविना कि मेरे फादर ने मेरी माँ से कहा कि तुम उनको फोन करो कि सीज फायर कर ले। तो मेरी माँ ने पूछा कि क्या नेहरू मान जाएंगे, और मेरे फादर ने कहा कि तुम फोन करोगी तो मान जाएंगे। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो बनवाया। वही नहीं, दो लाइन और बता दूं मैं आपको, फिर आगे बात आ जाएगी। दूसरी बात इन्होंने क्या की कि 370 लाए, वो आपके सामने है, सबकी विशेष के खिलाफ। और उसके बाद में जब करण सिंह गिरफ्तार करना चाहते थे, गिरफ्तार करने लगे हैं शेख अब्दुल्ला को, क्योंकि ये साफ हो गया था कि शेख अब्दुल्ला एक डबल हैंड खेल रहे हैं और अब तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स आ गए पाकिस्तान के साथ। तो उस समय नेहरू की चिट्ठी है करण सिंह के नाम कि इनको गिरफ्तार करना है तो इंडियन फोर्सेस को यूज नहीं करना। और दूसरी चिट्ठी है गिरफ्तारी के बाद की, कितने दिन तक इनको गिरफ्तार रख पाओगे। और जब वो छोड़ा जाता है शेख अब्दुल्ला को, तो 3 दिन तक 3 मूर्ति में बुला करके वहां पे उसकी मीटिंग करते हैं। तो ये गलतियां नहीं है। ठीक है, ये गलतियां नहीं है, आप कह रहे हैं एक तरह से गुनाह है क्योंकि जानबूझकर किया गया। मक्खनलाल जी, आपके हिसाब से जो इतिहास कपिल जी बता रहे हैं, ये वैसा का वैसा ही है या इसमें कुछ हिस्से हैं जो उन्होंने छोड़ दिया है? और क्या वाकई नेहरू कश्मीर की समस्याओं के सबसे बड़े गुनहगार हैं या उन्होंने गलतियां की? नहीं, कपिल जी थोड़ा पोलाइट थे, क्योंकि मैंने इस पे लेख लिखे हैं, किताब लिखी है और आर्टिकल्स भी तमाम नेट पे भी अवेलेबल हैं। नेहरू जी गुनहगार ही नहीं हैं, ही वॉज ए कॉन्स्पिरेटर फॉर द होल प्रॉब्लम। आज जो कश्मीर फेस किया है 75 साल, वो बहुत गंभीर समस्याओं में पंडित नेहरू एक तरह से कॉन्स्पिरेटर थे, या कह लीजिए कि उन्होंने दुर्लभ संधि किया। और सब कुछ समझने के लिए आपको दुनिया को नहीं खंगालना है। सरदार पटेल करिस्पॉन्डेंस के 13 वॉल्यूम हैं। वॉल्यूम पहला, वॉल्यूम नंबर 1 डिवोटेड है सिर्फ कश्मीर की प्रॉब्लम पे। और मज़े की बात है कि उसमें जवाहरलाल नेहरू के लेटर मिल जाएंगे, सरदार पटेल के लेटर मिल जाएंगे, करण सिंह के मिल जाएंगे, हरि सिंह के मिल जाएंगे, अब्दुल्ला के मिल जाएंगे, महाजन की आपने बात की जो CGI भी रहे, सबके लेटर मिल जाएंगे, सब अवेलेबल है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कश्मीर के महाराजा ने जब एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट बना उसी समय दस्तखत करने के लिए तैयार थे, लेकिन 1946 से ही
जिस तरह से शेख अब्दुल्ला के साथ पंडित नेहरू ने मिल के कश्मीर के मामले को इंटरफेयर करना शुरू किया, समस्याएं बढ़ती चली गई। और अगर आप हरी सिंह की करिस्पॉन्डेंस राजा जी को, सरदार पटेल को पढ़िए तो आप ये देखेंगे कि बार बार वो भीख मांग रहे हैं कि हम हर तरह से मर्जर करने को तैयार हैं। नेहरू जी नहीं मान रहे हैं, आप लोग उन्हें समझाइए। ये 1946 से चल रहा है। 1946 से चल रहा है और 1947 आते आते एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब सब लोग दस्तखत कर रहे हैं, उसी दस्तखत को 14 सितंबर, मुझे याद है शायद 14 सितंबर डेट है, हरी सिंह ने भी काबाइली जब घुस गए, आर्मी पाक आर्मी है। और ये आप जान लीजिए कि काबाइलियों का नाम क्यों दिया गया। उस समय भारत की सेना और पाकिस्तान का सेना का जो चीफ था ओचिनलेक एक ही आदमी था। तो ये बाकायदा बात हुई थी कि एक दूसरे की सेनाएं अटैक नहीं करेंगे। पाक की सेना अगर अटैक करती भारत के तो हु विल बी चीफ, ये एक लीगल प्रॉब्लम थी। तो काबाइलियों के भेष में जब पाकिस्तानी सेना आती है, SOS भेजते हैं हरी सिंह और 14 को दस्तखत करते हैं एग्जैक्ट उसी एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट पे जो बाकी सबने किया था। देयर इज नथिंग लाइक एनीथिंग रिटेन कि टेम्परेरी होना चाहिए, ऐसा उन्हें, इट वॉज ऑल गेम ऑफ पंडित नेहरू। एंड किस हद तक इंटरफेरेंस था आप ये देख लीजिए। सरदार पटेल वॉज नॉट ओनली होम मिनिस्टर, ही वॉज ऑल्सो मिनिस्टर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, एक नाम ही अलग दिया गया था। कश्मीर वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट्स। जब 564 स्टेट सरदार पटेल के पास थी तो आपने क्यों ले लिया कश्मीर उनसे? और जिस तरह से इंटरफेरेंस किया है, आप जरा फाइल उठा के मुझे देख एक चीज लीजिए। बताइए। एक लाइन और है, फाइल उठा के देख लीजिए, सरदार पटेल करिस्पॉन्डेंस के वॉल्यूम 1 में भी छपा है। सरदार पटेल वॉज सो डिसगस्टेड दैट ही रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट ऑफ नेहरू एंड दैट लेटर इज स्टिल ऑन द फाइल्स, दैट लेटर हैज बीन पब्लिश। जब नेहरू को पता चला कि सरदार पटेल कश्मीर इशू पे इस्तीफा भेज रहे हैं, दस्तखत कर चुके हैं, चारों तरफ से मान मनोबल हुई, तो उन्होंने इस्तीफा भेजा नहीं, लेकिन फाइल से हटाने से भी मना कर दिया। नहीं, कहा नहीं, फाइल से नहीं हटेगी, लेट इट रिमेन इन द फाइल एंड लेट इट रिमेन ऑन द रिकॉर्ड कि नेहरू के बिहेवियर से कश्मीर के इशू पे मैं बहुत नाखुश हूँ।